तो आज तारीख है 30 सितंबर, और 30 सितंबर के करंट में सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो तो आई है ये फायर क्रैकर इंडस्ट्री को लेके, कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सीबीआई से कह दिया है कि जांच करो फायर क्रैकर इंडस्ट्री की, कि जो लिमिटेशंस लगाई गई थी अलग अलग चीज़ों पे, जैसे फायर क्रैकर में तुम बेरियम यूज नहीं कर सकते। और हाँ, बाय द वे 2016 में बैन लगा दिया गया था कि मरकरी हुई, लिथियम हुआ, आर्सेनिक हुई, एनेटॉमी हुई, लिड हुई, ऐसी ये 5 चीज़ें हैं, इनको तो तुम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। और वहीं हम बात करें और चीज़ों की, कि जैसे सल्फर हुआ, नाइट्रेट हुआ, एल्यूमिनियम पाउडर हुआ, तो सल्फर केवल 20% यूज कर सकते हैं, नाइट्रेट केवल 57% यूज कर सकते हैं पटाखों में, और वहीं एल्यूमिनियम पाउडर 24% यूज कर सकते हैं। बेरियम पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। तो इन सब चीज़ों पे, अलग अलग चीज़ों पे बैन लगाए थे या लिमिट कर दी थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि इन सब चीज़ों की जांच करो कि ये क्या चल रहा, कैसे चल रहा। जांच में सब घपला पाया गया। सीधी सीधी ये निकला है कि जिन चीज़ों पे बैन लगाया गया वो भी चीज़ें यूज हो रही हैं, और जिन चीज़ों को लिमिट किया गया था कि इतने इतने परसेंट ही तुम यूज कर सकते हो, वो भी ओवर यूज हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो रही हैं, थोड़ा बहुत सो भी नहीं। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अब वही है ना कि फटाके वाले सारे फटाके सीज कर लिए गए, और दिल्ली में भी बैन कर दिए गए, और जहां जहां जो कंपनियां इनको बनाई थी उन कंपनियों को सीज कर दिया गया सीबीआई के द्वारा। तो अब सारी कंपनियों वाले गए सुप्रीम कोर्ट में, कि उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है फटाखों से, ये है वो है फलाने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा वर्डिक्ट यही दिया है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि आर्टिकल नंबर 21 कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोगों को मिलता है, हम किसी को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को तो नहीं हटा सकते ना, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हनन तो नहीं कर सकते ना, हमें उनके लिए अच्छी एक इन्वायरमेंट बनाना है। अस्थमा के मरीज हैं बहुत सारे, मर जाते हैं एकदम, इतने पटाखे जला देते हैं कि हद ही मचा देते हैं चारों ओर, पूरे वातावरण प्रदूषण तुम देखा हो, दिवाली का अगले दिन इतना हद होता है। तो इन वजह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि नहीं, जिन फैक्ट्रियों पर सील लगी है अब वो सील लगी रहेगी, और जिन और जो गाइडलाइंस कही गई हैं, अगर आगे जो फैक्ट्रियां और बना रही हैं उन्होंने भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की तो उन पे भी सील लगा दी जाएगी, चाहे उनको पैसे की नुकसान हो, ये नुकसान हो, वो नुकसान हो, उससे सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, गैर कानूनी काम नहीं करोगे। अब देखो, हम बताए ना, जब अपन फटाके बनाते हैं तो उनमें 4 चीजें मेनली, 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीडाइजर, जो उसको जलाने में काम करता है। दूसरा फ्यूल होता है, मतलब फ्यूल के रूप में जो भी उसमें ईंधन भरा हो। तीसरा कलरिंग एजेंट्स होते हैं, कि जो अलग अलग कलर जब वो फटते हैं ऊपर जाके, तो हमने देखा है निकलते हैं, वो कलरिंग एजेंट्स होते हैं। और चौथा होते हैं बाइंडर्स, बाइंडर्स होते हैं जो उन सबको एक जगह रखते हैं मिला के। तो बेसिकली 4 चीजों से मिलके एक पटाखा बनता है, कोई भी बने। और जो 4 टाइप के अलग अलग क्रैकर्स हैं उन पे ही ये गाइडलाइंस, ये जितनी भी अभी अपन लोगों ने गाइडलाइंस पढ़ी, इनमें से ज्यादातर गाइडलाइंस केवल 4 टाइप के क्रैकर्स पे यूज होती हैं। एक तो एटम बम्स, दूसरे जो चाइनीज क्रैकर्स इंडिया में आते हैं इंपोर्ट होके वो, दूसरा जो गार्लैंड क्रैकर्स होते हैं, गार्लैंड क्रैकर्स में तो गार्लैंड कंपनी के नाम से भी है, और बेसिकली गार्लैंड क्रैकर्स में उनको भी गिन लिया जाता है जो आसमान में जाके फटते हैं। और चौथा मैरम क्रैकर्स। तो मैरम क्रैकर्स मतलब जो छोटे बच्चों के लिए क्रैकर्स आते हैं उनको मान लो। तो ये जो गाइडलाइंस है सल्फर नाइट्रेट की, या एल्यूमिनियम पाउडर की, या बेरियम की, मरकरी, लिथियम, आर्सेनिक, एनाटॉमी, लिड, ये सारी की सारी गाइडलाइंस इन्हीं 4 कैटेगरीज के लिए बनाई गई थी। और जब इन 4 कैटेगरीज का पता किया सीबीआई ने तो इन सब में ही घपला पाया गया। बेसिकली देखो, सीधी सी बात बोलूँ ना, कि सारे के सारे कोशिश ये करते हैं कि सस्ते दामों पे उन्हें बेचना है, ज़्यादा महंगे बेचेंगे तो क्रैकर्स कोई खरीदेगा नहीं दीपावली पे। सस्ते दामों पे भी बेचना है, ज़्यादा धमाके भी करने हैं, और लोगों को चाहिए कि जोर से फटे, जोर से धमाका हो, जोर से मतलब और कलर दिखे। देखो, बेसिकली सच बात तो ये है कि दीपावली पे क्रैकर्स तो जलाना ही नहीं चाहिए। पहले तो तुम पर्यावरण का प्रदूषण कर रहे हो, ऊपर से पैसे फूक रहे हो फालतू के, जिसका कोई मतलब नहीं। हाँ, इंजॉयमेंट के लिए ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए सब लोग मिलके, कॉलोनी मिलके एक जगह पे भी चला सकती है। जरूरी नहीं है कि हाँ भाई सब घर में हजारों हजार रुपए का फूक रहे हैं, लेकिन ठीक है। बाद में इसी से एक चीज और है इसी के पीछे, कि अपने इंडिया की जो CSIR है और दूसरी है NEERI, ये 2 सरकारी कंपनियां हैं, इन दोनों ने मिलके ग्रीन फायर क्रैकर्स भी बनाए हैं, कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा जलाना ही है तो ये ग्रीन फायर क्रैकर्स जला लो। ग्रीन फायर क्रैकर्स क्या है, थोड़ी कम तेजी से फटेंगे, थोड़ा कम कलरिंग एजेंट होगा, थोड़ा ज्यादा नहीं चमकेंगे, लेकिन इतने होते हैं कि तुम अपनी दिवाली भी मना सकते हो, ठीक ठाक फटते चलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पटाखे हैं तो उनको पटाखे जैसा ही बनाया गया है, लेकिन वो इन्वायरमेंट को और पटाखों की अपेक्षा 60 से 70% कम नुकसान पहुंचाते हैं, और ये सरकार के द्वारा मान्य भी है। तो और हाँ,
बेसिकली ये है कि इनके द्वारा सरकार के मानक भी होते हैं, इन पे आईटीसी वगैरह के मानक भी होते हैं, तो उनको और अच्छे से चेक किया जाता है किसी को भी बेचने से पहले। बट वही ये ग्रीन फायर क्रैकर्स महंगे आते हैं तो लोग खरीदते नहीं है। तो दैट्स ऑल, बस यही था इस न्यूज़ में जानने के लिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है निपाह वायरस को लेके। हम जानते हैं कि निपाह वायरस जो है, तो वहाँ पे बैट सैंपल लिए गए थे अभी पुणे में। तो पुणे में बैट सैंपल से जब लिए गए तो उनमें निपाह वायरस पाए गए बहुत सारे बैट्स में, काफ़ी बैट्स में, मतलब 20% बैट्स में निपाह वायरस पाया गया। तो सोचो ये इंसानों के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। और वहीं हम देखते हैं कि बहुत से लोग जिन पे जो संक्रमित के आसपास के लोग थे, जैसे मान लो एक संक्रमित मरीज है तो वो जितने भी लोगों से संपर्क में आया था, जब उनकी भी की गई तो उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें निपा वायरस की एंटीबॉडीज पाई गई। मतलब हो सकता है उन्हें निपा वायरस हुआ हो और अभी ठीक हो गया, उन्हें पता भी नहीं पड़ा। तो निपा वायरस की केरल में प्रॉब्लम बनी ही हुई है और बढ़ने वाला, और कोशिश ऐसा कहा जा रहा है, हमारी जो मेडिकल एजेंसीज हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हाँ ये बढ़ सकता है, इनको अभी से रोकने की जरूरत है। इसीलिए अब निपा वायरस की बात कर लें तो हम जानते हैं कि जूमेटिक वायरस है। जूमेटिक वायरस मतलब जो जानवरों से इंसान में आता है। और हैंड्रा वायरस भी ऐसे, इस हैंड्रा वायरस की ही फैमिली का वायरस निपा वायरस माना जाता है। और मलेशिया में पहली बार निपा वायरस पाया गया था। निपा वायरस हम जानते हैं फ्रूट बैट से होता है, और फीवर हुआ, हेडेक हुआ, या लोग कोमा में चले जाते हैं, डेथ हो जाती है, ये चीज़ें होती हैं निपा वायरस से। बाय द वे निपा वायरस जिसको भी हो जाए बीमारी, उसमें 40% लोग मर ही जाते हैं, इनकी ना तो कोई दवाई है ना कोई एंटीडोट अभी तक। एक नेक्स्ट न्यूज आई है बेड बैंक को लेके भाई। ये ना मतलब बेड बैंक को लेके थोड़ी और डिटेलिंग आई है। एक डाटा पॉइंट आया है कि सेंटर ने, हम जानते हैं बेड बैंक बनाया है। बेड बैंक किस लिए बनाया है? जो एनपीए है बैंक्स के ऊपर, उसको क्लियर करने के लिए। कि जो और बैंक हैं, जैसे मान लो एक श्याम जी हैं एक्स नाम के, उन्होंने बैंक से कुछ लिया पैसा और वो भाग गए, या मान लो वो दे नहीं पा रहे, तो श्याम जी ने जो अपने एसेट्स दिए होंगे बैंक को गारंटी के रूप में, वो एसेट्स बैंक ले लेती है उनसे, लेकिन उन एसेट्स को बेच नहीं पाती है। तो बेड बैंक क्या करता है? बेड बैंक उन एसेट्स को दूसरी बैंकों से ले लेता है और बदले में उनको 10% रुपए तुरंत के तुरंत दे देता है, और 90% को जब वो नीलामी करता है तब दे देता है। और बाय द वे बेड बैंक के लिए अगर नीलामी की बात की जाए एसेट्स की, तो वो एनएआरसीएल करता है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो बेसिकली इसके बारे में यही डाटा पॉइंट आया है कि तकरीबन तकरीबन ये केवल उन्हीं के लिए काम करेगा जो ऐसे लोन्स हैं जो 500 करोड़ से ज़्यादा बड़े लोन्स हैं और उनके एसेट्स आ चुके हैं। ये केवल उनको ही, ऐसे ही एसेट्स को लेगा जो 500 करोड़ से ज़्यादा बड़े लोन्स के हैं। और दूसरा ये कहा गया है कि तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के एसेट्स हैं जो दिसंबर 2020 तक अलग अलग बैंकों के पास में है, और ये एनपीए बन के बैंकों के ऊपर लदे हुए हैं, क्योंकि बैंकें नहीं कर पाती नीलामी वगैरह। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। तो और बाय द वे इनमें सबसे ज़्यादा 46% एसेट्स उनके हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोन लिया था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के सबसे ज़्यादा लोन है जो एनपीए बन रहे हैं। तो दरअसल बस यही एक छोटी सी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, हमने हमारे जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेके, डीसीए को लेके। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है? वो खरीदने बेचने का काम करता है कि हाँ डिफेंस के लिए क्या चीज़ें खरीदनी है, डिफेंस के लिए क्या चीज़ बेचनी है, क्या जरूरी है। तो अभी उसके द्वारा 11,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया गया है एचएएल को। एचएएल का मतलब ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो एक 11,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया गया एचएएल को, जिसमें हम लोग अलग अलग सामान खरीद रहे हैं, गने खरीद रहे हैं, बम खरीद रहे हैं, बुलेट्स खरीद रहे हैं, अलग अलग आर्टिलरीज खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। इनमें एक मेन चीज़ है हेलीकॉप्टर्स कि ALH-MK3, ये हेलीकॉप्टर का नाम है ALH-MK3। ऐसे 25 हेलीकॉप्टर हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से खरीद रहे हैं, जो अगले 2 साल में वो हमें बना के देगा। ये ज़्यादातर सामान को ले जाने ढोने का काम करते हैं, और जो एनडीआरएफ की टीम का जो रेस्क्यू मिशन वगैरह चलते हैं उनमें काम करते हैं। और अब अपन लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की बात करें तो हिंदुस्तान लिमिटेड नाम से 1940 में शुरू हुई थी। 1960 में इसका नाम बदल के HAL हो गया, और माधवन है जो इसके CEO हैं इस समय। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है मिड डे मील को लेके। हम देखते हैं ना कि न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, मदरसों में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए जिससे बच्चे आए तो वहाँ पे मिड डे मील दी जाती है, और इससे एनरोलमेंट तो बढ़ा भी है, ऐसी बात नहीं है। तो मिड डे देखो यहाँ पे
न्यूज़ तो केवल इतनी है कि मिड डे मील का नाम अब चेंज कर दिया गया है। मिड डे मील को मिड डे मील नहीं कहा जाएगा, इसका नया नाम रख दिया गया है पीएम पोषण स्कीम। तो बस ये नाम चेंज किया गया है, और पोषण शक्ति निर्माण के लिए पोषण शक्ति निर्माण ये उसका टैगलाइन रख दिया गया है कि पीएम पोषण स्कीम पोषण शक्ति निर्माण, तो ये टैगलाइन है। और अब थोड़ी अगर अपन लोग बात कर लें मिड डे मील के बारे में कि ये कैसी है क्या है, तो 1995 में मिड डे मील शुरू हुई थी, जिसके अंतर्गत हम लोग बना हुआ कुकड मील एक टाइम का बच्चों को देते हैं जो 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं। इसमें जो भी पोषण हम बच्चों को देते हैं उसमें एक चीज रखते हैं कि जो 0 से 6th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा हो, और जो 7th और 8th क्लास के बच्चे हैं उनको 700 कैलोरी और तकरीबन 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा हो। तो तकरीबन ये मान लो कि उन बच्चों की 40% प्रोटीन इंटेक और जो कैलोरी इंटेक है उसको स्कूल में ही पूरा करने की कोशिश की जाती है। वहीं हम बात करें कि गवर्नमेंट स्कूल मदरसों दोनों में चलता है, और जो हम एग मार्क देखते हैं, एग मार्क जितने भी प्रोडक्ट मिड डे मील में यूज किए जाते हैं स्कूलों के द्वारा वो सब एग मार्क के द्वारा सर्टिफाइड होते हैं। वहीं हम बात करें कि जब कई स्कूल ऐसे भी हैं जो स्कूल में नहीं बना पाते या अरेंज नहीं कर पाते बच्चों के लिए, तो वो लोग फूड सिक्योरिटी अलाउंस दे देते हैं बच्चों को, कि पैसे दे दिए बच्चों को, बच्चों बाहर जाकर खा लें, हर महीने दे देते हैं। और देखो चाहे इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है क्वालिटी फूड की, कि दाल एकदम पानी की तरह बन रही है, रोटी अच्छी बन नहीं रही है, लोगों को सही टाइम पे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, 1 बजे मिल रहा था हमको 5 बजे दे रहे हैं, बच्चे चले जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मिड डे मील के सामने और आ रही हैं। और जैसे कास्ट बायस हो गई कि लोग कास्ट बायसनेस करते हैं कि हाँ इस कास्ट के बच्चों को खिलाएंगे, इस कास्ट के बच्चों को हम नहीं खिलाएंगे, टीचर्स करते हैं ऐसा। वहीं हम देखते हैं कोविड-19 की वजह से मिड डे मील्स में और प्रॉब्लम आई है, स्कूल ही नहीं खुले हैं। और जो उस वजह से हम लोगों ने सोचा था कि बच्चों को कुकड मील्स खिलाएंगे तो बच्चों में न्यूट्रिशन बढ़ेगा, तो पिछले 1.5 साल से स्कूल ही नहीं खुले। अब वहीं हम देखते हैं स्टंटिंग, कि दुनिया के 30% बच्चे जिनमें स्टंटिंग की प्रॉब्लम है वो इंडिया में है। न्यूट्रिशन रिपोर्ट की बात करें तो हम लोग 88 नंबर पे आते हैं इंटरनेशनल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में। और वहीं अगर हंगर इंडेक्स की बात करें तो हंगर इंडेक्स में 107 कंट्रीज में 94 नंबर पे आती है इंडिया। तो मतलब मिड डे मील से इतना ज़्यादा फायदा हो भी नहीं रहा है, बस हाँ इसने स्कूल में एनरोलमेंट तो काफ़ी बढ़ाई है। वहीं हम देखें ना, इन्हीं सब चीज़ों के चलते हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। बट उनके बदले में सरकार क्या कर रही है, सरकार ने इस साल मिड डे मील का जो बजट है वो घटा दिया है। अगले 5 साल के लिए मिड डे मील का बजट 1.3 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो तकरीबन अगर आप आज से अपन 4-5 साल पहले देखते हैं तो 5 साल का बजट तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के ऊपर होता था। तो इसको और बढ़ना चाहिए था, इसको 2 लाख करोड़ तक जाना चाहिए था, जो 1.3 लाख करोड़ हो गया है। तो दैट्स ऑल, यही था मिड डे मील स्कीम क्या है, और इसका नया नाम है पीएम पोषण स्कीम। अगली न्यूज आई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर। नेवी इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया की नेवी है उन लोगों ने आपस में नेवी टॉक्स के लिए, पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, इंडियन ओशियन में आपसी समरसता बढ़ाने के लिए, हम लोग एक साथ में मिलकर काम करें, इन सब चीज़ों के लिए एक टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया है कि हम दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंडिया संभालेगी, क्या क्या चीज़ें ऑस्ट्रेलिया संभालेगा, और दोनों लोग मिलकर आपस में कैसे आगे बढ़ाएंगे ट्रेड वगैरह को। देखो बेसिकली सच वाली बात ये है, ये केवल इन वजहों से हो रहे हैं कि हमने अभी देखा ना कि ऑस्ट्रेलिया ने बढ़िया मस्त धोखा दिया है फ्रांस को, कि उससे पनडुब्बियां और ये सबमरीन्स और ये सब बनवा लिए और खरीदी नहीं है, यूएस के पास चला गया। तो अब सारे देश डरे हुए हैं, तो सारे देश ऑस्ट्रेलिया से ये मेमोरेंडम, ये रेफरेंडम, ये सब साइन करवा रहे हैं। तो उन्हीं में इंडिया ने करवाया है। और बात है इंडिया का तो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी बायलैटरल अच्छा मित्र है, हम लोगों की बायलैटरल एक्सरसाइज भी होती हैं बहुत सारी, हम लोगों के आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर भी बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पर्टिकुलर सिटीज से हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके भी रखा है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है परिमल ग्रुप को लेके। हम जानते हैं डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डीएचएफएल कंपनी हो गई है दिवालिया, और परिमल ग्रुप ने डीएचएफएल को खरीद लिया है तकरीबन 14,000 करोड़ में। अब परिमल ग्रुप की बात करें तो 1984 में बना था, और अजय परिमल है जो इसके सीईओ हैं इस समय। और वहीं डीएचएफएल भी 1984 में ही बना था, और उसके सीईओ हैं कपिल वाधवान। तो देख लो भाई, दोनों एक ही टाइम पे बने थे, दोनों एक समय पे अपने पीक पे थे। परिमल आज भी बना हुआ है और डीएचएफएल इतना नीचे गिरा है कि खत्म ही हो गया। एक नेक्स्ट न्यूज आई है इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर, कि जो आईओबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक, आरबीआई ने अपनी पीसीए की लिस्ट में से आईओबी को निकाल दिया। अब पीसीए क्या होता है?
पीसीए होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आरबीआई क्या करता है, उसको दिखता है कि ये बैंक अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसको जितना जितना रिजर्व रेशियो रखना चाहिए वो नहीं रख रही है, या क्रेडिट जो जनरेशन है उसको गलत तरीके से कर रही है, ज़्यादा कर रही है, कम कर रही है, या जो रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास में रखना चाहिए या लिक्विडिटी अपने पास में रखना चाहिए वो सही से नहीं रख रही है, लोगों को एक हद से ज़्यादा लोन बांट रही है, या अपने जो पेपर्स हैं उनमें कुछ घपला कर रही है, तो आरबीआई क्या करता है, वो ऐसी बैंकों पे पीसीए लगा देता है। और पीसीए लगते ही वहाँ के जो हेड ऑफ बोर्ड मेंबर्स हैं उन लोगों पे पूरी पावर चली जाती है, और पूरी पावर आरबीआई के हाथ में आ जाती है कि अब हम चलाएंगे अपने हिसाब से तुम्हारी बैंक। तो आईओसी पे अभी पीसीए लगा हुआ था, हाल ही में पीसीए को हटा दिया गया है आईओसी से, और आईओबी से, सॉरी। और हाल में अब आरबीआई ने आईओबी को उसका दे दिया है कि हाँ अब बोर्ड ऑफ मेंबर तुम लोग चलाओ, क्योंकि अब बैंक नॉर्मल स्टेज पे आ गई है। दैट्स ऑल। अब हम लोग इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो हम जानते हैं कि चिदम्बरम जी ने 1939 में बनाई थी, और हम देखते हैं कि जो प्रवीण गुप्ता है वो इस समय सीईओ है। दैट्स ऑल, बस इतना ही जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज आई है जापान की तरफ से। जापान के जो फुमापो किशिया है, किशिया याद कर लो बस बहुत है, तो किशिया को वहाँ के नए पीएम के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ के जो सुगा जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कह दिया था कि या तो हम पार्टी का काम कर सकते हैं या हम प्रेसिडेंट का काम कर वो प्राइम मिनिस्टर का काम कर सकते हैं, हम दोनों काम नहीं कर पाएंगे। हम कुछ, चलो छोड़ो मतलब यहाँ पे मोदी जी तो कर लेते हैं दोनों काम, लेकिन हर देश के प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर पाते। तो सुगा जी ने इसी चल के रिजाइन दे दिया था कि हम अपनी पार्टी पे ध्यान लगाना चाहते हैं, हम पीएम नहीं रहेंगे। और हाल में किशिया हैं जिनको यहाँ का नया पीएम बना दिया गया। दैट्स ऑल। और हाँ, बाय द वे, ट्यूनीशिया से भी खबर आई है कि ट्यूनीशिया की एक जियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है नजला, तो उनको ट्यूनीशिया की प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, उनको भी ट्यूनीशिया में पीएम बनाया गया। ट्यूनीशिया हम जानते हैं कि ट्यूनिस जो है वो कैपिटल है फ्रांस का, फ्रांस की जो कॉलोनी है वो एक टाइम पे रह चुकी है ट्यूनीशिया। और दीनार है जो ट्यूनीशिया की करेंसी है। बाय द वे, जो दुबई में दीनार चलता है, यहाँ पे यूएई में दीनार और ट्यूनीशिया का दीनार, वो दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है जो मैनी पक्वेआ को लेके है, कि हम जानते हैं कि बॉक्सर्स में अगर टॉप में कहा जाए इस समय कुछ ही 3-4 लोग हैं जो उनमें से मैनी एक है। तो मैनी ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा कर दी है, मतलब ऐसे ग्लव्स हैंग कर दिए हैं कि आगे से वो जितनी भी इंटरनेशनल लीग्स हुआ करेंगे उनमें नहीं लड़ेंगे, मैनी ने कह दिया है बॉक्सिंग के। तो देखो, बेसिकली ये किया किस वजह से, राजनीति में जाने के लिए, क्योंकि अब वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, और जल्दी ही तुम देख लेना ये जो अपने बॉक्सर है मैनी, जल्दी ही तुम्हें अपने देश के राष्ट्रपति बनते दिखाई देंगे एक नेक्स्ट न्यूज आई है वसीम को लेके। हम देखते हैं वसीम जकार जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई टिकता ही नहीं है, सब इस्तीफा दे देते हैं, जाने क्यों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हों या पाकिस्तान के जो कोचेस हों वो इस्तीफा दे रहे हैं, यही चल रहा है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है वसीम, उन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया है। दैट्स ऑल, बस एक छोटी न्यूज थी। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है इंडियन एक्सप्रेस में, इंडिया और यूके को लेकर। हम देखते हैं COP26 समिट होने वाली है, इन्वायरमेंटल समिट ग्लासगो में होने वाली है। तो जो ग्रीन ग्रिड है उसमें एक साथ मिलकर काम करेंगे इंडिया और यूके, दोनों लोगों ने पैक्ट साइन कर लिया है। अब ग्रीन ग्रिड क्या है, देखो, हम जानते हैं 2017 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था, जो कि जापान हुए, इंडिया हुए, ये को फाउंडर्स थे उसके। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इस समय 67 कंट्रीज हैं। हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड को सोलर पावर से चलाने की बात करते हैं कि हमारे पास में इतनी ज़्यादा जगह है, सूर्य ऊर्जा से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हमें सोलर अलायंस बनाए ही इसलिए था कि सारे देश मिलकर सोलर एनर्जी पे काम करेंगे। अब हुआ क्या था ना, इंडिया ने इसमें एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन वन रोड वन बेल्ट जैसा ठीक है, लेकिन वो अलग है, वो चाइना का है। इंडिया ने लॉन्च किया था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो OSOWOG नाम है इसका शॉर्ट में। इसमें इंडिया ने ये कोशिश किया था कि हम लोग आपस में एक ग्रिड बनाएंगे, सारे देश मिलके, जितने भी देश हैं वो सारे देश मिलके ग्रिड बनाएंगे, और उन ग्रिड के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सोलर पैनल्स बनाएंगे देशों में, अलग अलग जगह पे बड़े 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 प्लांट स्थापित करेंगे, और आपस में देश जुड़ेंगे उन प्लांट्स के जरिए। और उससे क्या होगा ना भाई, देश दूसरे प्लांट को भी मदद देगा, वो देश हमें मदद देगा, हमारे अगर सोलर पावर से एनर्जी ज़्यादा बन रही है तो हम उनको उपलब्ध करवाएंगे, वो हमें करवाएंगे, तो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, यही सब था।
तो इसी के चलते यूके ने कह दिया है कि वो इंडिया के साथ में मिलके काम करेगा ग्रीन गेट के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है ना ब्रो, ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है बट ये इनिशिएटिव ज़्यादा चल नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम कि हम लोगों ने इसमें एक चीज़ और कही थी कि हम लोग वर्ल्ड सोलर बैंक भी बनाएंगे इसी के अंतर्गत, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें वर्ल्ड सोलर बैंक बनाएंगे, जो बैंक लोन देगी छोटे देशों को अपने यहाँ सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए। लेकिन वही है ना कि हम लोगों ने एनडीबी बना के रखी है, चाइना अपने अलग कामों में लगा हुआ है, यूएस अपने अलग कामों में लगा हुआ है, तो ये सारे सीन चल रहे हैं। वो भी एक वजह है मैन, जिस वजह से इंडिया की ये, क्योंकि बड़े देश साथ में नहीं आ रहे, बड़े देश ज़्यादा मदद नहीं दे रहे। यूके ने अभी मदद करने की कहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है यूके की आर्मी को ही लेके। यूके में क्या हुआ ना, यूके में अचानक से ही पेट्रोल शॉर्टेज आ गया। हम देखते हैं कि देखो, रिफाइनरी से पेट्रोल उठा के लेके आना होता है और उसको पहुंचाना होता है अलग अलग पेट्रोल पंप तक। ये काम कौन करते हैं? ट्रक ड्राइवर्स करते हैं। ट्रक ड्राइवर्स रिफाइनरी से पेट्रोल लेते हैं, अपनी गाड़ियों में भरवा के लेके जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, यूके में जो ज़्यादातर ड्राइवर थे वो यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों से आते थे, वो लोग काम करते थे। ब्रेग्जिट हो चुका है, ज़्यादातर ड्राइवर अपने अपने देश वापस लौट गए हैं। यूके में ड्राइवर्स की कमी आ गई है, तकरीबन 1 लाख ड्राइवर की कमी है। पेट्रोल की कमी नहीं है, ड्राइवर की कमी है, जिस वजह से पेट्रोल पंप तक पहुंच नहीं पा रहा है। और रिफाइनरी, और इसके लिए सोचो यूके ने अपने आर्मी से कहा है कि आर्मी अपने ड्राइवर्स को दे दे और उनसे चलवा लें यहाँ पे। ये सीन है। इसके लिए भी यूके अगर इंडिया से पैक्ट कर ले तो अच्छा रहेगा, इंडिया बहुत ड्राइवर है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है मेघालय को लेकर, कि जो वुमेन मैनेज की बात आ रही है कि जहाँ पे वुमेन ज़्यादा मैनेजिंग पोस्टों पे वुमेन सबसे ज़्यादा कहाँ पे काम करती हैं। इसके बारे में एक डाटा आया है। उस डाटा का अगर नाम बात कर दें तो उसका नाम है वुमेन्स लेबर फोर्स सर्वे 2019-20। तो वुमेन लेबर फोर्स सर्वे में ये निकल के आया है कि मैनेजर की जब पोस्ट आती है तो उन पोस्टों पे सबसे ज़्यादा वुमेन्स मेघालय में काम कर रही हैं। लेकिन मैनेजर से मतलब मेरा केवल यहाँ पे प्राइवेट नहीं है, सरकारी महकमों में भी ऐसी पोस्टों पे जहाँ पे सबको मैनेज करना होता है, बड़ी पोस्टों पे। तो जहाँ पे जो राज्य नंबर 1 पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं मैनेज की पोस्ट पे होती हैं, वो है मेघालय। और सबसे लास्ट पे बात की जाए तो वो हरियाणा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है स्वीडन से, कि स्वीडन की जो फाइनेंस चीफ है जिनका नाम है मेगलाडीन एंडरसन, उनको स्वीडन के नए पीएम के रूप में नियुक्त कर दिया गया। आज 3 पीएम है जो अलग अलग नियुक्त हुए हैं, स्वीडन की हो गई, ट्यूनीशिया की हो गई, जापान के हो गए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है शाहीन साइक्लोन को लेके। अभी हम लोगों ने देखा कि बे ऑफ बंगाल में अभी आया था गुलाब साइक्लोन, जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया था। अब एक शाहीन नाम से साइक्लोन आ रहा है जो कि अरेबियन सी में आ रहा है और जो महाराष्ट्र और गुजरात के पास में आके टकराएगा। और ये शाहीन नाम का जो साइक्लोन है, इसका नाम जो दिया गया है ये कतर के द्वारा नाम दिया गया है बाय द वे। तो दैट्स ऑल, बस यही जानना जरूरी है। और क्लाइमेट चेंज तो हो रहे हैं ब्रो, लगातार अलग अलग जगह अपन देखते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक साइक्लोन्स आते जा रहे हैं। एक छोटी सी नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड मैरीटाइम डे को लेके, कि आज वर्ल्ड मैरीटाइम डे है 30 सितंबर को, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मनाया जाता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया फर्स्ट सीनियर सिटीजन नंबर लॉन्च को लेके, कि सीनियर सिटीजन्स को हम देखते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार उनको हरास किया जाता है, कई बार सीनियर सिटीजन्स के बच्चे सुनते नहीं हैं, कई बार सीनियर सिटीजन्स को परेशान किया जाता है अलग अलग जगहों पे। तो उनके राइट्स को बचाए रखने के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसके द्वारा एक नया एल्डर लाइन नाम से एक हेल्पलाइन लॉन्च कर दी है। अब ये हेल्पलाइन क्या है, इसका नंबर है 14567। अगर इस पर आप कॉल लगाते हैं तो अगर कहीं पे भी किसी भी सीनियर सिटीजन को परेशान किया जा रहा होगा, चाहे वो उसके बच्चों के द्वारा हो चाहे आसपास के लोगों के द्वारा हो, उन लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी सरकार के द्वारा। और अगर एक डाटा भी निकला है इसी के साथ में कि सबसे ज़्यादा सीनियर्स के खिलाफ, सीनियर्स मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे आते हैं, तो नंबर 1 पे मुंबई है। मुंबई में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं सीनियर्स के खिलाफ। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है अमृत ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम को लेके, जिसको जन केयर भी नाम दिया गया है बाय द वे, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें किया जा रहा है ना, स्टार्टअप्स को बुलाया जा रहा है, ये एक चैलेंज प्रोग्राम करवाया जा रहा है। इसके द्वारा 75 ऐसे हेल्थ केयर स्टार्टअप है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इनको बाद में सरकार क्या करेगी, इन लोगों को मदद पहुंचाएगी। और वही है ना कि हम देखते हैं सरकार अलग अलग फंड बनाती है स्टार्टअप्स को देने के लिए, तो उन फंड से इन 75 हेल्थ केयर जो स्टार्टअप्स हैं इनको मदद पहुंचाई जाएगी।
और वहीं हम देखते हैं एक चीज़ और लिखा हुआ है कि 2024-25 तक जो हमारी बायो इकोनॉमी है इंडिया की, वो तकरीबन $150 बिलियन की हो जाएगी, अगर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है हल्द्वानी के बारे में, कि हल्द्वानी हम जानते हैं कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, तो नैनीताल हम जानते हैं उत्तराखंड में। वहीं एक पाम स्पीसीज जो पाम का पेड़ होता है, उसकी एक स्पेशल स्पीसीज को रिजर्व करने के लिए एक रिजर्व एरिया बना दिया गया है। तो ये इंडिया का पहला पाम स्पीसीज के लिए बनाया हुआ रिजर्व एरिया है, रिजर्व जो जोन है वो बनाया गया है। तो ये कहाँ पे है? नैनीताल में है, नैनीताल के हल्द्वानी में। दैट्स ऑल। और आज बाय द वे 30 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी मनाया जाता है, तो वो भी आज ही है। अब यहाँ से हमारी न्यूज़ खत्म होती है और यहाँ से शुरू होते हैं एडिटोरियल्स। तो आज का पहला जो एडिटोरियल है वो आया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर। हम लोग देखते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि एकदम सब बदल देगा, हेल्थ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को हेल्थ केयर से लेके वो सब चेंज हो जाएंगी। लोगों को 15 अगस्त को पीएम मोदी ने कहा था इसको शुरू करेंगे, और आप शुरू भी कर दिया है, लाल किले की प्राचीर से कहा था शुरू करेंगे। लेकिन अब देखो इसमें होता क्या है, तुम्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी, 14 डिजिट का एक तुमको नंबर दिया जाएगा, जिससे तुम्हारा डिजिटल डाटाबेस तैयार होगा। तुम्हारी हेल्थ रिलेटेड सभी की सभी इंफॉर्मेशन उसमें रहेंगी। तुमने कौन से डॉक्टर से कौन सी दवाई ली थी, कब ली थी, तुम्हारी बीमारी कौन कौन सी बीमारी तुम्हें रह चुकी हैं पास्ट में, तुम्हें कौन कौन सी दवाइयाँ चली हैं, तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री जो लोग छुपाते थे डॉक्टर्स के सामने, वो आप छुपा नहीं पाएंगे। अच्छे से डॉक्टर्स उनका एक बेहतर तरीके से डायग्नोसिस कर पाएगा, डॉक्टर उनको अच्छे से सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएगा। बट वहीं पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि चलो ये सब तो ठीक है, ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है और कहा ये जा रहा है कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बात है ये वॉलंटरली भी है, ऐसा नहीं कि तुम्हें यूनिक आईडी लेना जरूरी ही है, तुम चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं भी, ये भी उसमें लिखा है। चलो ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या डाटाबेस तैयार करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जैसा इसमें कहा जा रहा है? देखो, गरीबों को अच्छी सुविधा मुहैया कराना, ग्रामीण इलाकों में सुविधा मुहैया कराना, नर्सेज डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करना, ऐसी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए ना ये स्कीम बहुत जल्दी आ गई है। ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि ये स्कीम अपने समय से पहले आ गई है। पहले हमें ये सारी चीजें करने की जरूरत थी, हमें गरीबों के लिए सस्ती और सुगम ग्रामीण ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, नर्स डॉक्टर्स की पूर्ति करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। हम देखते ना एफोर्डेबल हाई क्वालिटी जो हेल्प है वो लोगों पे पहुंचाना, क्योंकि एफोर्डेबल नहीं है। अगर हम बात करें कोरोना ने सारी पोल खोल दी है हमारे देश के हेल्थ सिस्टम की। तो क्या वो हेल्थ सिस्टम गांव के क्षेत्र जहाँ पे लोगों का एक बड़ा हिस्सा रहता है और उन लोगों की इनकम का एक बड़ा हिस्सा केवल और केवल दवा दारू, लोग कहते हैं कि दवा दारू में लग जाता है, तो उन लोगों की इनकम का एक बड़ा हिस्सा दवाओं में लग जाता है। क्या ऐसी स्थितियों में हमें अपने इंफ्रा पे काम करना जरूरी था, कि ऐसी स्कीम्स को लाना जरूरी था जो अपने समय से बहुत पहले है? क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो तुम्हें केवल एक स्कीम लॉन्च करनी थी और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तुम आपस में ऑटोमेटिकली ही लिंक कर सकते थे, जिससे सबका डेटाबेस बन जाता। वहीं हमारे देश में अभी तक डाटा प्रोटेक्शन को लेकर स्ट्रिक्ट लॉस नहीं है। हो सकता है ये डाटा जो लोगों का इकट्ठा होगा इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। जैसे कि मान लो किसी इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में लग गया, उनको पता पड़ा कि एक पर्टिकुलर प्रकार की बीमारी लोगों को ज्यादा हो रही है आजकल, तो वो उसका इंश्योरेंस और महंगा कर देंगी। ये प्रॉब्लम है कि डाटा प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहले करने की जरूरत थी। मूलभूत सुविधाएं अभी तक हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, और इस प्रकार की स्कीम जल्दी अपने समय से पहले लॉन्च कर दी गई है। ये सब लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे ये आर्टिकल खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल आया आरटीआई के बारे में। बेसिकली आया तो पीएम केयर फंड के बारे में, कि देखो पीएम केयर फंड हम जानते हैं इसको आरटीआई से बाहर रखा गया है। अब सोचना एक बार, केयर फंड उसका नाम है लोगों के लिए। हम देखते हैं कोरोना के काल में हमारे पीएम ने इसको लॉन्च किया था। पीएम चेयरमैन है, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, टैक्स में एग्जेम्पशन दिए जा रहे हैं, लॉस में एग्जेम्पशन दिए जा रहे हैं इस फंड को, नेशनल एम्बलम यूज किया जा रहा है, वहाँ पे हमारे देश का झंडा यूज किया जा रहा है, वहाँ पे देश की फोटोज यूज की जा रही हैं, हमारे प्रधानमंत्री की फोटो यूज की जा रही है। और फिर कह दिया गया है कि ये पब्लिक नहीं, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सरकारी नहीं है। मतलब क्या है तो फिर, अगर सरकारी नहीं है तो हम देखते ना कि
मोदी जी ने चलो मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया था, अगर पूरा बात करें मार्च 2020 में जब कोरोना आया था तो हमारे यहाँ संसाधन कमी थी, आपदा से निपटने के लिए मोदी ने संसाधन जुटाने के लिए इसको लॉन्च किया था, अच्छी बात है। लॉन्च किया गया, लोगों को जोड़ा गया, लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए, पर उस पब्लिक को राइट है कि उसका पैसा कहाँ यूज किया गया ये जानने के लिए, वो पैसा कहाँ रखा जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं ना, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में तुम तब पैसा रख सकते हो जब वो सरकारी फंड हो। तो अगर ये सरकारी फंड नहीं है तो इसका पैसा कहाँ रखा जा रहा है? पब्लिक अथॉरिटीज को बाईपास किया जा रहा है इसमें। तो वही ना कि हम देखते हैं पहले भी ऐसे फंड आए हैं। पीएम नेशनल रिलीफ फंड आया था जो आज़ादी के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड आए हैं, बट वो सब आरटीआई के अंतर्गत आते थे, उनकी जानकारी भी सरकार देती थी कहाँ रखा है पैसा। कंसोलिडेटेड फंड में उनका पैसा जाता था, वो सरकारी फंड थे और उनका पैसा लोगों की भलाई के लिए यूज किया गया है। बट इस फंड का पैसा कहाँ रखा जा रहा है, किधर यूज किया जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है, ना ही सरकार बता रही है कुछ। याद रखिए जो कैग की ऑडिट रिपोर्ट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, उसमें भी इसको नहीं लिया जा रहा, वो ऑडिट नहीं कर सकता इसकी, क्योंकि ये सरकारी नहीं है, तो ऑडिट नहीं कर सकते तुम, सीधी सी बात है। तो नो ऑडिट, कोई क्रेडिट शीट नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कहाँ रखा है कुछ पता नहीं है। सरकार कह रही है कि ये सरकारी नहीं है, तो ये क्या है? और इस पे फिर सरकारी चीजें यूज क्यों जा रही हैं? हमारे प्रधानमंत्री जब इसके हेड है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है ये जानना जनता का अधिकार है। जनता ने पैसा दिया है, जनता का पैसा कहाँ गया तुम्हारी, चलो हम कह रहे हैं चलो ट्रस्ट के ऊपर है कि ये ट्रस्ट के ऊपर है और मोदी जी ने शुरू किया है और इसका पैसा सही जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है ये जानना जनता का अधिकार है, कि वो अपनी गलत जगह तो नहीं लगाया जा रहा कहीं, और कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, हर चीज। तो इसमें यही बात की गई है कि ये जो सरकारी फंड है ये इतना ज्यादा सस्पिशियस क्यों है? एक तो सरकारी है, एक तो सरकार कहती है सरकारी नहीं है, ऊपर से जब इसको लॉन्च किया गया तो हमारे पीएम आके कह रहे थे कि इस फंड में पैसा दीजिए, पीएम केयर्स फंड में, ये वो फलान टिकाने। तो पीएम की रिलायबिलिटी पे लोगों ने इसमें पैसा डाला है, तो पैसा कहाँ गया ये जानकारी देना भी पीएम की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि पीएम हमारे देश का चेहरा है एक तरीके से कह लो। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आम जनता से पैसा लेते हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है वो बताना लोगों को। तो दैट्स ऑल, यही सब था जो इसमें लिखा हुआ था। और आज की बात करें अगर 30 सितंबर की, तो इतना ही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।